द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रिश्तों से जुड़े एक बहुत गहरे और शायद थोड़े विवादास्पद सवाल पर विचार कर रही हैं। क्या जिसे हम अनुकूलता या कंपैटिबिलिटी कहते हैं वो सचमुच होती है या महज एक ख्याल है जिसे हम सच मान बैठे हैं? बिल्कुल, और हमारी आज की इस चर्चा का आधार है सौरभ अवस्थी की किताब कंपैटिबिलिटी इज अ मिथ के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। ये किताब आप देखें तो आधुनिक रिश्तों को हम जो चुनाव करते हैं उन्हें और अनुकूलता के बारे में हमारी जो परंपरागत सोच है उसको एक नई नज़र से देखती है। हाँ, तो सवाल सीधा सा है, क्या सच्ची अनुकूलता कोई ऐसी चीज है जो पहले से मौजूद होती है और हमें बस उसे खोजना होता है, या फिर ये वो चीज है जिसे हम अपने सचेत प्रयासों से एक दूसरे को स्वीकार करके और मुश्किलों का मिलकर सामना करके बनाते हैं? ये किताब हमें इसी दुविधा पर सोचने को मजबूर करती है। तो इस बातचीत में मैं किताब के मुख्य विचार का समर्थन करूंगा कि अनुकूलता जो है वो काफी हद तक एक गढ़ी हुई धारणा है। रिश्ते हमारे जानबूझकर लिए गए फैसलों और लगातार की जाने वाली कोशिशों का नतीजा होते हैं। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग रहेगा। मैं मानती हूं कि कोशिशें बेहद जरूरी हैं, यकीनन, लेकिन जो शुरुआती खिंचाव होता है, मिलती जुलती सोच या मूल्य और यहाँ तक कि हमारे मन में गहरे बैठे आदर्श जिनका जिक्र किताब में भी है, उनकी भी एक अहम भूमिका होती है जिसे हम पूरी तरह नकार नहीं सकते। चलिए, तो मैं अपनी बात रखता हूँ। मेरे हिसाब से जैसा किताब तर्क देती है, अनुकूलता असल में एक भ्रम जैसा है। कामयाब रिश्ते ज्योतिष ऐप या किसी मैथ स्कोर जैसी बाहरी चीजों पर नहीं टिकते। वो टिकते हैं सचेत फैसलों पर, जिसे लेखक सोल डिसीजन कहते हैं। इसका मतलब है वो गहरे सोच समझ कर लिए गए निर्णय जो हम रिश्ते को चलाने के लिए लेते हैं, ना कि किसी काल्पनिक सोलमेट की तलाश पर आधारित होकर। किताब में प्रिया और अर्जुन की कहानी इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। शुरुआत में उनका ऐप पर, आपको याद होगा, 97% मैच दिखाया गया था, लेकिन ये स्कोर उन्हें असल जिंदगी की चुनौतियों से नहीं बचा पाया, चाहे वो करियर का दबाव हो या किसी और के प्रति आकर्षण का खतरा, जैसे वो विक्रम और निशा वाले प्रसंग में सामने आया, या फिर पैसों की तंगी जो बाद में आई। हाँ, बिल्कुल, उनकी शादी इसलिए टिकी रही क्योंकि उन्होंने इन मुश्किलों का सामना करने का चुनाव किया। उन्होंने एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वे थे, उम्मीदें थोपने के बजाय। वो जो सिद्धांत है, स्वीकृति अपेक्षा नहीं। उन्होंने बेहतर बातचीत करना सीखा और रिश्ते को बचाने के लिए जानबूझकर कोशिश की। ये सब बनाई गई चीजें थी, पहले से मिली हुई नहीं। और ये बात भी अहम है कि लेखक सतही चीजों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत विकास और जिम्मेदारी पर ध्यान देने को कहते हैं। जैसा एक जगह कहा गया है, प्यार वो है जो आप करते हैं, लव इज समथिंग यू डू। ये कोई जादुई एहसास नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कामों, चुनाव और कोशिशों का नाम है। आपका तर्क समझा मैंने, पर मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। देखिए, अनुकूलता को पूरी तरह मिथक कह देना शायद मामले को जरूरत से ज्यादा आसान बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि किताब खुद भी कहीं ना कहीं मानती है कि शुरुआती आकर्षण मायने रखता है। किताब की शुरुआत में ही लेखक साझा रुचियों, शेयर्ड इंटरेस्ट्स और पूरकता, कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के आधार पर आकर्षण की बात करते हैं। प्रिया और अर्जुन की पहली मुलाकात याद कीजिए, शर्मा जी चाय अड्डे पर। उनमें एक तत्काल क्लिक हुआ, एक सहज तालमेल महसूस हुआ। हो सकता है कि उनके साझा सांस्कृतिक माहौल, दोनों आधुनिक भारतीय हैं जो परंपरा और नए जमाने के बीच संतुलन साध रहे हैं, इसने भी एक जमीन तैयार की हो। हाँ, और लेखक अवचेतन आदर्शों का भी जिक्र करते हैं, मतलब हमारे मन में गहराई से बसे वो पैमाने जो अनजाने में हमारे साथी चुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बताता है कि कुछ शुरुआती फिट वाले कारक, कुछ हद तक तालमेल जरूर मायने रखता है, भले ही वो पूरी कहानी ना हो। तो शायद अनुकूलता पूरी तरह मिथक नहीं, बल्कि एक बुनियाद है जिस पर फिर हमें सोच समझकर इमारत खड़ी करनी होती है। चलिए, इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। पहला मुद्दा, शुरुआती आकर्षण बनाम सचेत चुनाव। मैं फिर प्रिया और अर्जुन पर आती हूँ। वो 97% मैच उन्हें बेवफाई के खतरे या पैसों की बर्बादी जैसी गंभीर समस्याओं से नहीं रोक सका, है ना? उनका रिश्ता बचा उनके फैसलों की वजह से। बात करने का फैसला, मदद लेने का फैसला, जैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में थेरेपी ली, और सबसे बढ़कर हर रोज एक दूसरे को चुनने का फैसला।
जैसा किताब की शुरुआत में कहा गया है, जोर सोल डिसीजन पर है, सोलमेट पर नहीं। ये बात गौर करने लायक है, मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वही शुरुआती आकर्षण और मिलते-जुलते मूल्यों ने उन्हें वो ताकत दी हो कि वे इन मुश्किलों का सामना करने का फैसला कर पाएं? अगर उनमें शुरू से ही कोई तालमेल, कोई साझा जमीन ही ना होती, तो क्या वे इतने बड़े संकट झेल पाते? जब वे अपने रिश्ते के मुश्किल दौर को याद करते हैं, किताब में जो फ्लैशबैक है, तो लगता है कि उन्होंने लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास कुछ कीमती है जिसे बचाना चाहिए। किताब में आकर्षण के अलग-अलग प्रकारों का जो विश्लेषण है, वो भी शुरुआती जुड़ाव के महत्व को ही दिखाता है ना? लेकिन ये शुरुआती जुड़ाव कितना गहरा था? चुनौतियां इतनी बड़ी थीं, बेवफाई का खतरा, आर्थिक दिवालियापन, कि कोई भी सतही आकर्षण या शुरुआती तालमेल उन्हें पार नहीं लगा सकता था। ये तो उनके इरादे और मेहनत का नतीजा था। अच्छा, इसी से जुड़ा एक अहम सवाल उठता है स्वीकृति का, यानी एक्सेप्टेंस बनाम एक्सपेक्टेशन का। हाँ, किताब का एक केंद्रीय मंत्र है स्वीकृति, अपेक्षा नहीं। प्रिया और अर्जुन को एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं, परिवार में उनकी भूमिकाओं और जीवन जीने के तरीकों को लेकर अपनी उम्मीदों को बदलना पड़ा। उन्हें स्वीकार करना सीखा। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं थी कि वे शुरू में कितने अनुकूल थे, बल्कि इस पर कि वे बदलती सच्चाइयों को कैसे स्वीकार कर पाए। किताब में एक फॉर्मूला भी दिया गया है, AE, यानी एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन। स्वीकृति और सराहना हमेशा ईगो और एक्सपेक्टेशन, अहंकार और अपेक्षाओं से ज्यादा जरूरी हैं। आपकी बात में वजन है, पर क्या स्वीकृति तब ज्यादा आसान नहीं हो जाती जब कुछ बुनियादी मूल्य या उम्मीदें पहले से मिलती हों? सोचिए, अगर दो लोगों की दुनिया देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग हो, उनकी बुनियादी अपेक्षाएं ही जमीन आसमान का फर्क रखती हों, तो क्या तब भी स्वीकृति उतनी ही आसानी से आ पाएगी? किताब की प्रस्तावना में भी जिक्र है कि क्लाइंट्स तब परेशान होते हैं जब ऐप उन्हें असंगत बताता है, भले ही वे एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते हों। ये दिखाता है कि अनुकूलता की धारणा या उसकी कमी हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें स्वीकार करने की हमारी क्षमता पर असर डालती है। हाँ, लेकिन यहीं पर बाहरी चीजों बनाम अंदरूनी काम का सवाल आता है। किताब की प्रस्तावना में ही ऐप्स और ज्योतिष जैसी चीजों पर हद से ज्यादा निर्भर रहने की आलोचना की गई है। ये इसलिए क्योंकि ऐसी निर्भरता हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सचेत फैसलों के महत्व से दूर ले जाती है। प्रिया और अर्जुन की कामयाबी आखिरकार उनके अंदरूनी काम से आई, उनके संवाद से, उनकी मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश से, एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से, न कि उनके शुरुआती मैच मेकिंग स्कोर से। ये बाहरी उपकरण अक्सर हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देते हैं, आप कह सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये उपकरण जैसे ऐप्स या ज्योतिष बहुत सरल हैं और रिश्तों की जटिलता को नहीं पकड़ सकते पूरी तरह, पर शायद इन्हें पूरी तरह खारिज करना भी ठीक नहीं। हो सकता है ये उपकरण, चाहे कितने भी अधूरे क्यों न हो, किसी असली चीज की तरफ इशारा करते हों, जैसे वो अवचेतन आदर्श जिनकी बात लेखक करते हैं, यानी हमारे मन की वो गहरी परतें जो साथी चुनने में भूमिका निभाती हैं। इन ऐप्स का इतना लोकप्रिय होना दिखाता है कि लोगों के मन में शुरुआती जुड़ाव की संभावना को समझने की एक गहरी इच्छा है। तो उपकरण भले ही गलत हों, पर उनके पीछे का विचार कि कुछ शुरुआती तालमेल मायने रखता है, उसमें शायद कुछ सच्चाई हो सकती है। चलिए, आखिरी मुद्दे पर आते हैं। जब रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि अनुकूलता बनानी पड़ती है, या ये उस शुरुआती नींव का इम्तिहान है? प्रिया और अर्जुन की जिंदगी में जो बड़े संकट आए, जैसे विक्रम और निशा के साथ बेवफाई का खतरा, पैसों की तंगी, बातचीत का पूरी तरह बंद हो जाना, ये सब दिखाते हैं कि जब असली जिंदगी की मुश्किलें सामने आती हैं, तो शुरुआती अनुकूलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनका रिश्ता इसलिए बचा क्योंकि उन्होंने सचेत चुनाव किए, बातचीत की राह निकाली और यहां तक कि मुश्किल वक्त में शारीरिक स्पर्श के जरिए, जैसा चैप्टर 10 में है, अपने जुड़ाव को महसूस किया और मजबूत किया। ये सब सक्रिय रूप से बनाए गए रिश्ते के पहलू थे। हो सकता है कि उनकी वो शुरुआती नींव ही, जिसमें कुछ हद तक अनुकूलता, मिलते जुलते मूल्य और एक शुरुआती वादा शामिल था, वही असल वजह थी जिसने उन्हें इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की हिम्मत दी। क्या एक ऐसी जोड़ी जिनकी नींव ही कमजोर हो, या जो बुनियादी तौर पर ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, वो ऐसे तूफानों को झेल पाती? शायद उनका रिश्ता इन तनावों से इसलिए बच पाया क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसा ठोस था जिस पर वे वापस लौट सकते थे। ये उस नींव का इम्तिहान था जिसे उन्होंने पार किया, न कि शून्य से किसी चीज का निर्माण।
यदि नींव इतनी ही मजबूत और जरूरी थी तो वे संकट के इतने करीब पहुंचे ही क्यों? बेवफाई का विचार आना, अलग होने की सोचना, ये सब तो यही दिखाते हैं कि नींव काफी नहीं थी। आखिरकार ये उनके सचेत प्रयास थे, न कि कोई पहले से तय अनुकूलता जिसने उनके रिश्ते को न सिर्फ बचाया बल्कि शायद पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन क्या उन सचेत प्रयासों को करने की इच्छा, वो प्रेरणा, उसी नींव से नहीं पनपी? अगर उन्हें ये विश्वास ही न होता कि उनके रिश्ते में कुछ बचाने लायक है, और ये विश्वास शुरुआती आकर्षण, मूल्यों, साझा अनुभवों पर आधारित हो सकता है, तो वो इतनी मेहनत करते ही क्यों? ये भी तो एक सवाल है। खैर, बातचीत के अंत की ओर बढ़ते हुए मैं यही कहूंगा कि स्रोत सामग्री, खासकर प्रिया और अर्जुन की कहानी और लेखक के विचार इसी तरफ इशारा करते हैं कि अनुकूलता सही इंसान खोजने के बारे में कम है, ये ज्यादा इस बारे में है कि आप लगातार कोशिश, चुनाव, स्वीकृति और साथ मिलकर आगे बढ़ने के जरिए खुद एक सही साथी कैसे बनते हैं। रिश्ते बनाए जाते हैं, मिलते नहीं। बाहरी स्कोर या शुरुआती खिंचाव सिर्फ सतह हैं, असली काम तो अंदर होता है, रोजमर्रा की कोशिशों में। और मैं अपनी बात को इस तरह समेटूंगी कि जबकि प्रयास और सचेत चुनाव निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसा आपने कहा, सामग्री खुद भी शुरुआती आकर्षण, साझा जमीन और हमारे अवचेतन मन के असर को नज़रअंदाज नहीं करती, जैसा कि किताब में आकर्षण के प्रकारों और अवचेतन आदर्शों की चर्चा में दिखता है। तो शायद अनुकूलता पूरी तरह से एक मिथक नहीं है, बल्कि ये शुरुआती जुड़ाव और लगातार चलने वाले काम का एक मिला-जुला जटिल रूप है। ये उस पहली चिंगारी की तरह हो सकती है जिसे आग बनाने के लिए लगातार देखभाल और कोशिश की ज़रूरत होती है। इसे सिरे से खारिज कर देना शायद इस जटिल सच्चाई को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा। निश्चित रूप से प्रिया और अर्जुन की यात्रा दिखाती है कि यह कितना पेचीदा विषय है। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। और ये सामग्री हमें यही सिखाती है कि अलग-अलग नजरियों पर विचार करना कितना जरूरी है। उम्मीद है कि इस बातचीत ने इस विषय पर सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे और इसकी गहरी समझ को प्रेरित किया होगा।